हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 20 करेंगे और इस लेक्चर में हम वैन थॉप फैक्टर के सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर नंबर 19 में बच्चों हमने वैन थॉप फैक्टर की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने वैन थॉप से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे वैन थॉप फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं इसके बारे में जाना था, साथ ही आई का फॉर्मूला जाना था और उसके बाद आई की कैलकुलेशन। जब कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप होता है तो ब्रेकअप कर जाता है, जिसके चलते उसका डिसोसिएशन हो जाता है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके चलते बढ़ जाते हैं, उन सारी चीजों का कैलकुलेशन आई के माध्यम से होता है। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जब कोई पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाते हैं, जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेकअप नहीं करती बल्कि क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो उस केस में हम आई की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सो चलिए आज के लेक्चर में हम एसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। तो माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे वैन थॉप फैक्टर लिख लीजिएगा पहले, वैन थॉप फैक्टर। और इसके बाद अब क्योंकि डिसोसिएशन की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अब हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे जिसके पार्टिकल्स ब्रेकअप नहीं करते हैं, डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं जब हम इनको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं। एसोसिएट का मतलब यहां पे बच्चों होता है जुड़ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहां पे मान लीजिए कि इसके 2 मोल हमने लिया और यह 100% एसोसिएट हो रहा है। यानी इसको जब हम सोल्यूशन में, वो भी सोल्यूशन किसका होना चाहिए, बेंजीन का होना चाहिए। बेंजीन के सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो 100% एसोसिएशन होता है। अब 100% एसोसिएशन जब होगा तो हमने देखा एसिटिक एसिड का पहले 2 मोल था। अब जब इसको बेंजीन सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो इसकी ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसका जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे केवल 1 मोल है। कितनी है, 1 मोल। यहाँ देखिए, यहाँ 2 मोल्स थे, 2 पार्टिकल थे यहाँ पे एसिटिक एसिड्स के। जैसे इसको सोल्यूशन में डाला, एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए और एक मोल पार्टिकल एसिटिक एसिड हमको यहाँ पे फाइंड होता है। अब देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और हमने पहले ही आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड नहीं करती बल्कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स। चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना मोटा हो या कितना पतला हो या कितना चौड़ा हो, उससे मतलब नहीं रहता है, उसके नेचर से मतलब नहीं रहता, बल्कि उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एसिडिक एसिड के 2 मोल थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 मोल हो गए। यानी क्या हुआ, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। यानी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पे 2 मोल के हिसाब से चल रही थी, अब वो हमको 1 मोल के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। यानी दोनों में डिफरेंस आ गया एसोसिएशन के भी केस में। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। बेंजोइक एसिड। बच्चों इसको जो है डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। चलिए इसको भी समझा देते हैं कि डाइमर का मतलब क्या होता है। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH इस तरह से रहता है। इसके भी मान लीजिए कि 2 मोल्स थे और जैसे इसको मैंने बेंजीन के सॉल्यूशन में डाल दिया, 100% एसोसिएशन होता है। यहाँ पे ये माना गया है कि 100% एसोसिएशन हो रहा है।
तो यहाँ पे C6H5 COOH AHO यहाँ O C6H5। अब देखिए यहाँ पे जब हम बेंजोइक एसिड को देखते हैं यही भी यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रही है जो कि हमने ऊपर में देखी हुई है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एसिटिक एसिड हो चाहे बेंजोइक एसिड हो, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम जब एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड को बेंजीन के सोल्यूशन में डाल देते हैं तो ये ब्रेकअप नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स, लेकिन संख्या में कम हो जाती है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का ये जो है निर्माण कर लेते हैं। और इन दोनों को हम डाइमर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। डाइमर इसलिए का फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि बच्चों हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा होगा। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होता है इकट्ठे होकर के एक बड़ी चेन में जो होता है जुड़ते चले जाते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जुड़ना ही पॉलीमर कहलाता है। यहाँ पे डाइमर, यानी डाई का मतलब क्या होता है? दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल जैसे बिहेव करने लगे। इसी तरह से दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते चिपक गए हैं और एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करने लगे। और इस तरह से एसोसिएशन में हमने ये देखा कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स जब उसके सोल्यूशन में उसको डिप किया जाता है तो वो ब्रेकअप नहीं करता बल्कि एसोसिएट हो जाता है, और जिसके चलते क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट्स या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में कमी आ जाती है, और जिसके चलते हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने अभी हमने एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में देखा। अब हम कैलकुलेशन ऑफ आई करेंगे, क्योंकि उसी के बेस में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आने वाली है। आई हमको क्या बताता है? आई हमको यही बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन के बाद कितने बने हैं। तो इन दोनों की केस में अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं आई। जैसे मान लीजिए हम एसिटिक एसिड का आई निकालते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के बाद को ऊपर को लिखेंगे। एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं? एक। और एसोसिएशन के पहले कितने थे? दो। तो आई इक्वल टू 1/2 आ गया। आई इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। बेंजीन के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में भी देख सकते हैं आप, यहाँ दो पार्टिकल्स थे, यहाँ पे एक ही पार्टिकल्स हुआ। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आफ्टर कितने बने हैं, बाद में कितने एसोसिएट होके बने? तो एक। पहले कितने थे? दो। यानी आई इक्वल टू 1/2। ये दोनों ही डाइमर है, तो डाइमर के केस में जो होता है 1/2 आ रहा है। साथ ही एक चीज और ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि आई की वैल्यू जो है हमेशा यहाँ पे लेस देन 1 आने वाली है। भाई 1/2 आया यानी कितना आ गया? 0.5। 1 से कम हो गई। 1/2 यानी कितना आया? 0.5। तो आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती थी तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो डिसोसिएट होगी, और आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाती है तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पार्टिकल्स, वो सोल्यूट का पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहा है। तो ये बात थी डाइमर के केस में। हम थोड़ा सा ट्राइमर के केस में भी देख लेते हैं कि कितनी आई की वैल्यू आती है। तो हेडिंग लगाइएगा फॉर ट्राइमर। यानी डाइमर में हमने देखा कि आई की वैल्यू 1/2 आ रही थी। हम ट्राइमर को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा मॉलिक्यूल है 3A। 3A का मतलब यहाँ पे हुआ ये 3 पार्टिकल्स हैं किसी मॉलिक्यूल्स के। तो जब हम इनको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और यहाँ पे 100% एसोसिएशन हो रहा है, अब क्या होंगे? A3 का मतलब ये हुआ कि तीनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक करके एक मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं। भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यानी क्या मतलब हुआ? एक ही मॉलिक्यूल्स है और तीनों एटम्स एक दूसरे से चिपक गए हैं। यहाँ पे 3 थे पहले, अब यहाँ 1 बचा है। अब इसके केस में अगर हम निकालना चाहेंगे आई की वैल्यू, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने? 1। तो आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू 1, आफ्टर एसोसिएशन की
वैल्यू 1 और बिफोर एसोसिएशन 3, सो आई इक्वल टू 1/3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा 0.33, यानी लेस देन 1, आई इक्वल टू लेस देन 1 आ गई। इसी तरह से आप फॉर टेट्रामर भी निकाल सकते हैं। 4A लिखिए यहाँ पे, इस तरह से करिए और A4 यहाँ लिख दीजिए। किसी सॉल्यूशन में डिप किया 100% एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 है तो 1/4 आ जाएगी। इसी तरह से पेंटामर के लिए 1/5, हेक्सामर के लिए 1/6, हेप्टामर के लिए 1/7। आगे सीरीज आप बढ़ाते चलेंगे तो 1/u बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा आई की वैल्यू कैलकुलेट की एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स की, और कंडीशन थी हमारी कि जब वो 100% एसोसिएट हो रहे थे, यानी सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जा रहे थे। पर ये जरूरी नहीं है कि 100% एसोसिएशन हो सकता है उनका 50% एसोसिएशन हो, 60% एसोसिएशन हो। तब हम क्या करेंगे, साथ ही आपको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के भी बारे में बताया था, कितनी मात्रा में एसोसिएशन हो रहा है, 100% हो रहा है, 50%, 60%, 70%, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अब हम मान के ये चलते हैं कि अब 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जब 100% एसोसिएशन हो रहा था तो अल्फा की वैल्यू 1 थी। जब अल्फा की वैल्यू 1 आ जाए तो 100% एसोसिएशन होगा। साथ ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, दोनों को ही हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल अगर 1 के है तो वो डिसोसिएशन को शो करेगी, लेकिन अगर अल्फा लेस देन 1 हो जाए, तो वो एसोसिएशन को शो करेगी। जैसे कोई भी चीज 100% होगी तब तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर कोई 70% हो रहा है तो कितना आएगा, 0.7 आएगा। 0.7 आएगा तो 0.7 क्या है, लेस देन 1 है। यानी अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो उसे हम एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसे हम डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो चलिए अब हम जो है ऐसे एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे 100% एसोसिएट नहीं होते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा हेडिंग में चेंज कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर लेस देन 100%, यानी ऐसे एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि 100% से कम एसोसिएट होते हैं। तो जब 100% नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में से केवल अल्फा एसोसिएट हुए, अल्फा एसोसिएटेड हुए। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH, ये 2 मोल है यहाँ पे। और इसको जब हमने, अब ये क्योंकि 100% एसोसिएट नहीं हो रहा इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे। भाई कुछ पार्टिकल एसोसिएट होगा, कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट नहीं होगा। बेंजीन सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, बेंजीन सॉल्यूशन में डाला मैंने इसको, ये बन गया CH3COOH, और ये कर दिया 2। यानी है तो केवल ये एक ही मॉलिक्यूल्स, एक ही मोल है। तो पहले मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि पहले इसका 1 मोल रहा होगा इनिशियल कंडीशन में जब कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन में जब इसको नहीं डाला गया था तो 1 मोल था, तो ये 0 थे। अब इस 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट हुए तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गए तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिए, जब 100% एसोसिएशन था तो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, यानी उसका जस्ट आधा। तो जब 2 मोल से 1 मोल बन रहा था तो अब 1 मोल से अल्फा बन रहा है, अल्फा निकल रहा है तो अल्फा बन रहा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, अल्फा बाई 2, इसका भी आधा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बी फॉलो मी, फॉलो करिए आप सब लोग मुझे। देखिए, जब 100% एसोसिएशन था तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, बात सही है। अब उसमें से केवल अल्फा ही एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ
यहाँ पे क्या था, 100% एसोसिएशन में क्या था, 2 से 1 बनना यानी आधा बन रहा था, आधा ही बन रहा था। 2 से 1 बनना यानी आधा बन रहा था। तो जब 2 से 1 बना तो 1 से जब अल्फा अल्फा एसोसिएट हुए तब यहाँ कितने बचेंगे, अल्फा बाई 2, जस्ट उसका आधा। जैसे यहाँ पे उसका आधा किया वैसे यहाँ भी इसका आधा कर दिया मैंने। 1 से अल्फा एसोसिएट हो गया, 1 माइनस अल्फा बचा, तो इधर अल्फा बाई 2 बन गया। अब इसकी वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये है, साथ ही यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्विलिब्रियम। ये आफ्टर डिसोसिएशन यानी आफ्टर एसोसिएशन यानी एसोसिएशन के बाद की वैल्यू है ये। आफ्टर एसोसिएशन यानी एसोसिएशन के बाद की वैल्यू है ये। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन को पहले लिखते हैं ऊपर 1 माइनस प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा, पहले कितने थे 1, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस अल्फा बाई 2। अब ये चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हम 1 पुट कर लें, और अल्फा की वैल्यू 1 पुट तब होती है जब क्या हो, कंप्लीट एसोसिएशन यानी 100% एसोसिएशन। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि i की वैल्यू 1 बाई 2 आई जब कंप्लीट एसोसिएशन हुआ, यानी अल्फा की वैल्यू 1 जब लिखा, अल्फा की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 पुट किया। और जब मैं आपको बता रहा था कि 100% एसोसिएशन का केस, उसमें भी आप जाके देखेंगे तो एसिटिक एसिड जो होती है उसका भी जो है आई का वैल्यू 1 बाई 2 आया था। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको इसको मैं समझाता हूँ, और वो भी ट्राइमर का केस रहेगा। 3x, इसके पहले वाला डाइमर का केस था। 3x है, उसको जब सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो x3 बन जाता है, यानी 3 मोल्स हैं किसी मॉलिक्यूल्स के। अब यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, ये तीनों जो होता है एक दूसरे से चिपक के एक मॉलिक्यूल्स या 1 मोल बना लिए हैं। तो शुरू में हम यहाँ पे मान के चलते हैं 1 होगा, 0 इनिशियल है। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 3 है तो आपने यहाँ 3 क्यों नहीं लिया। बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे कंडीशन मैंने पहले लिख दी कि 1 मोल में से अल्फा को एसोसिएट करना है। अब चाहे यहाँ 3 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एट इक्विलिब्रियम यानी आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा चले गए तो अल्फा बचे, 1 माइनस अल्फा बचा। ये इक्विलिब्रियम जो होती है वो आफ्टर एसोसिएशन के बाद की कंडीशन, यानी एसोसिएट होने के बाद इतने मोल्स बचे हैं। तो यहाँ देखिए 3 था तो 1 बन रहा था, 3 था तो 1 बन रहा था, यानी 3 था तो 1 बन रहा था। इसका कहने का मतलब क्या होगा, 3 पार्टिकल से 1 पार्टिकल थे, यानी 3 टाइम्स घट गया उसका। यहाँ 1 से ये अल्फा चले गए तो इसका भी 3 टाइम्स आप घटाने के लिए क्या करोगे, अल्फा बाई 3 कर दोगे। अगर यहाँ 3 रखना चाहोगे तो यहाँ 3 रखोगे, फिर यहाँ 3 माइनस 3 अल्फा करोगे, फिर इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 अल्फा बाई 9 हो जाएगा। ये करने के लिए आप कर सकते हो, जिसके जो प्रैक्टिस में आ जाता है वही अच्छा लगता है। मेरे लिए ये प्रैक्टिस में आया हुआ है तो ये अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। कंडीशन भी क्या है, 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट होना है। तो अब इसकी आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, पहले कितने थे 1, सो 3 माइनस 2 अल्फा बाई 1, ये आ जाएगा आई की वैल्यू। अल्फा जो कि शो कर रहा है कि आपका चाहे कितना भी एसोसिएशन हुआ हो, अगर आपका 100% है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 100 से कम है, मान लीजिए 100 से कम हो गया, 50% हो गया, तो 50% यानी कितना हो जाएगा 0.5 की वैल्यू रख दो 2, तो 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 5 या 10 यानी 1, यानी 3 में से 1 गया तो 2/3 आ जाएगा। ये तब जब 50% एसोसिएट हुआ। अब चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू 1 तब पुट होती है जब 100% एसोसिएशन हुआ हो, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1/3। ट्राइमर के केस में हमने एसोसिएशन देखा था 100% जब हो रहा था।
तो कितनी वैल्यू आई थी 1/3, टेट्रामर के लिए 1/4, पेंटामर के लिए 1/5। तो इस तरह से आप जो है एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका 100% एसोसिएशन हुआ हो या फिर 100% ना हुआ हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो अब आई की वैल्यू फॉर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको कुछ आई की और भी फॉर्मूलेज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा पहला फॉर्मूला था कि आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ moles of solute before dissociation या फिर association। ये फॉर्मूला तो आप कुछ समय से करने लग गए हैं। अब एक दूसरा फॉर्मूला इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये नया फॉर्मूला कहां से आ गया? तो देखिए, अगर आप यहां देखें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के पहले या डिसोसिएशन के पहले। तो जरा आप ये बताइए कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो हमारी जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी रह जाएगी। भाई अभी तो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स उतने ही रह जाएंगे। और जब हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इतने ही रह जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। और इसीलिए मैंने अब क्या किया है कि इसकी जगह पे नीचे रख दिया कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई बात सही है ना ये, कि जब हमारा अभी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ है तो हमारे पार्टिकल्स भी उतने ही रहेंगे। जब हमारे पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो गया। और ऊपर मैंने लिख दिया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कब बढ़ या घट रहे थे? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जा रहा था तब, उसके बाद में। तो जब बाद में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी घट या बढ़ रहे थे, और वही तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसलिए वो किसके इक्वल हो गए? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। इसलिए मैंने क्या लिख दिया ऊपर? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आई इज इक्वल टू क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप एग्जांपल के थ्रू से समझ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था NaCl का, और ये 100% जब आयनाइज हुआ तो ये बना था Na++Cl-, यानी आई की वैल्यू इस केस में कितनी आई थी? 2। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी 2 इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। यानी कि इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो दुगुनी थी किसके? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अब इसको मैंने क्या किया कि इस वैल्यू में पुट कर दिया, तो आई की वैल्यू रख दी 2, क्योंकि दो मोल्स आ रहे हैं, 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू कैलकुलेटेड Cp इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड Cp, यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से दुगनी हो गई है, 2 टाइम्स बढ़ गई। बस यही बात तो इसमें भी है। ये मेरा फॉर्मूला सही हो गया कि नहीं? तो इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला जो है आई का, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल करके हमारे सामने आ जाता है। अब तीसरा फॉर्मूला जो है हमारा आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल
मोलर मास। और ये मोलर मास किसके रहेंगे? सॉल्यूट के रहेंगे, और किसी का नहीं चलेगा। यहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है तो हर एक जगह क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा। देखा यहाँ ऊपर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, तो यहाँ मोलर मास किसका रहेगा? सॉल्यूट का रहेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया देखिए, अगर हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो ऊपर रहेगा, ये तो समझ में आ गया, नीचे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा। अब हम कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी भी, ऊपर भी ले लिया और नीचे भी, ये उसकी कैलकुलेटेड है और ये जो ऊपर वाली ऑब्जर्व है। अब हम क्या करें, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू M1 लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, के बी इंटू M2 लिख दें। M1 और M2 क्या है हमारा? M1 इज द मोलैलिटी और M2 इज द ऑल्सो मोलैलिटी। अब M1 का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखते हो। ऐसे ही यहाँ नीचे भी लिखोगे, के भी यहाँ लिखा रहेगा, के भी नीचे भी लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू के बी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मतलब क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। इसमें भी क्या होता है? के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ भी है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ भी है, यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। और नीचे वाली वैल्यू हमारी किसकी थी? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी। तो ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट था, और इसी को यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिख दिया है। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं कि ये कैलकुलेटेड है, और ये ऑब्जर्व हो जाएगी। ऑब्जर्व्ड यानी जो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट लिखा है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। तो इस तरह से आप जो होता है ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं केवल एक फॉर्मूले से। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल करके सामने आता है कि I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट या फिर एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या इसी को कह सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या इसी को कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड लिया और जब इसको सोल्यूशन में डिप किया जा रहा था तो ये बन रहा था कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 60 आएगा और यहाँ पे निकालेंगे तो 120 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक पार्टिकल का 60 आएगा। वो अलग बात है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैंने, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टिकल्स अलग अलग हैं। और यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स, ये एक पूरा मॉलिक्यूल्स है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक मॉलिक्यूल्स अलग है दूसरा अलग है। तो हर मॉलिक्यूल्स का एक साथ थोड़ी वेट निकालेंगे, हर मॉलिक्यूल्स का अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे तो ये चिपक कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका क्या हो गया 120। और इस केस में हमारी क्या आई क्या आ रही थी 1/2 आ रही थी। तो आई इक्वल टू क्या करो 60/120 लिखो, तभी तो 1/2 आएगी। यानी मोलर मास के कंसेप्ट में हम पहले कैलकुलेटेड वाले को लिखेंगे और इसके बाद जो हमारा ऑब्जर्व्ड है, जो हमारा प्रैक्टिकल है, उसको नीचे लिखेंगे। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में हम यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वाले को पहले लिख रहे हैं। भाई ये 1 मोल है, इसको पहले लिखा है और इसको फिर मैंने बाद में लिखा है। तो इस तरह से जो होता है ये फॉर्मूला भी हमारा सही बैठ जाता है। और ये 3 फॉर्मूलेज वैन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हैं। तो वैन ऑफ फैक्टर को समझने के बाद और आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम
ये समझ गए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैन टॉप फैक्टर का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आखिर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमको फाइंड कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना पड़ा, तो उस केस में RLVP का फॉर्मूला बन जाएगा RLVP इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू XB इंटू आई। यानी आई को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो देखिए कैसे। आई इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा ऑब्जर्व्ड CP डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड CP, ये पढ़ा हमने। और ऑब्जर्व्ड CP जो है हमारा सही रहती है, कैलकुलेटेड गलत हो सकती है लेकिन ऑब्जर्व्ड CP हमारी सही रहेगी। तो ऑब्जर्व्ड CP फाइंड करने के लिए हम आई के साथ में कैलकुलेटेड CP को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसको ऊपर ले जाएंगे और कैलकुलेटेड CP को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, यानी XB को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखें तो डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M। अब इसमें भी आई को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह थर्ड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज MRT और इंटू आई। सो हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यू मॉडिफिकेशन वैन टॉप के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बन जाता है। अब इस प्रकार का ये जो फॉर्मूला है, आप इसको चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स में लगाएं चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में लगाएंगे, सभी आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट आएंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहाँ लिख लीजिएगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। जब हम ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया इस प्रकार के नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स का जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उस समय जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आई की वैल्यू को फाइंड करना, मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको, जब 100% एसोसिएट हो या फिर 100% ना हो, तो सारे केसेस में आई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से आप पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।